11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज बायोलॉजी की इस क्लास में आपको चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स अर्थात जैव अणु या जैविक अणु के बारे में बताने वाले हैं। यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैविक अणु या जैव अणु के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कोशिकाओं में मुक्त रूप से नहीं मिलते हैं, बल्कि ये सभी तत्व यौगिकों और आयनों के रूप में मिलते हैं। प्रत्येक यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं का बना होता है जो विशिष्ट रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। जल का अणु भी एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का बना होता है। जल से आप सभी परिचित हैं। जल एक यौगिक होता है। अणु यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई है जिसमें यौगिक के सभी गुण होते हैं। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को हम जैव अणु या जैविक अणु या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। आप सभी जानते हैं, सभी जीव एक ही प्रकार के तत्वों और यौगिकों से बने होते हैं। साथ ही वे सभी तत्व जो पृथ्वी के पर्यावरण में पाए जाते हैं सजीव कोशिकाओं के भी घटक होते हैं। जैसे कि कार्बन पृथ्वी के पर्यावरण में 0.03% है, लेकिन मानव शरीर में इसकी मात्रा 18.5 है। हाइड्रोजन 0.14% पर्यावरण में है और 0.5% मानव शरीर में होती है। ऑक्सीजन पर्यावरण में 46.6% है, जबकि मानव शरीर में इसकी मात्रा 65% होती है। नाइट्रोजन पर्यावरण में बहुत थोड़ी है, लेकिन मानव शरीर में 3.3% उपलब्ध होती है। इसी प्रकार से सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन तत्व पृथ्वी के पर्यावरण में और मानव शरीर में दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से सिलिकॉन पृथ्वी के पर्यावरण में 27.7% होती है, लेकिन मानव शरीर में इसकी मात्रा नगण्य होती है। इस प्रकार से जीवमंडल में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं तथा इन सभी का अपना अपना जैव तंत्र होता है। जैव तंत्र अजैविक परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बनता है। जैव तंत्र अनेक जटिल जैविक अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड आदि से मिलकर बना होता है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपस में अंतःक्रिया करके जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। इसके अलावा कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण जीवों की कार्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानते हैं जैविक अणु या बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, सजीव कोशिका का रासायनिक संगठन विभिन्न अणुओं से मिलकर बनता है। ये मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, जैसा कि अभी हमने परसेंटेज में इसकी मात्रा को बताया है, 65% होता है। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अकार्बनिक अणु जल जो लगभग 70% होता है, और कार्बनिक अणुओं में प्रोटीन लगभग 10% होती है। अब जैविक अणु कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, तो इनकी क्वांटिटी के आधार पर हम जैविक अणुओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले जैविक अणु सूक्ष्म जैव अणु या माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं।
ये कम अनुभार वाले सरल संरचनात्मक अणु हैं जो जल एवं अम्लीय माध्यम में घुलनशील होते हैं, जैसे कि वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, सरल शर्करा, वसा एवं न्यूक्लियोटाइड्स ये अम्लीय माध्यम में घुलनशील होते हैं। दूसरे होते हैं बृहद जैव अणु या मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ये अधिक अनुभार के बड़े आकार वाले जैव अणु होते हैं और इनका निर्माण सूक्ष्म अणुओं के बहुलीकरण से होता है, जैसे प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। ये मैक्रोमॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं। अब हमें इन्हीं के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 में संयोजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थों के मुख्य अवयव हैं जो ऊतकों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ये शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा के 55 से 75% भाग की आपूर्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल आदि तथा दालें कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी या 17 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम बांटना चाहें तो रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कई भागों में बांट सकते हैं। प्रमुख रूप से 3 भाग मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स सरल कार्बोहाइड्रेट तथा सरलतम शर्कराएँ हैं। मोनोसैकेराइड के प्रत्येक अणु में 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु होते हैं। मोनोसैकेराइड रंगहीन, स्वाद में मीठे होते हैं और इन्हें हम फिर कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि ट्रायोज नाम से स्पष्ट है, 3 कार्बन वाला, और इसके अंतर्गत डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है। टेट्रोज 4 कार्बन जैसे कि एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज, ये दोनों टेट्रोज होते हैं अर्थात 4 कार्बन परमाणु वाले होते हैं। तीसरे आते हैं पेंटोज जो 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। इसके उदाहरण राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज क्रमशः राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात आरएनए और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाई जाती है। अगली शर्करा आती है मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत हेक्सोस, जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं और इसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। और अगली शर्करा होती है हेप्टोज जो 7 कार्बन परमाणु वाली होती है और इसके अंतर्गत स्यूडोहेप्टुलोज आता है। आपकी स्क्रीन पर ग्लूकोज का संरचना सूत्र बना हुआ है, राइबोज का बना हुआ है और डीऑक्सीराइबोज का बना हुआ है। इसे आगे चलकर हम जब न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा आता है ओलिगोसैकेराइड। इसका निर्माण 2 या 3 मोनोसैकेराइड अणुओं के जुड़ने से होता है। यदि 2 मोनोसैकेराइड के अणु मिल जाते हैं तो इसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं, और यदि 3 मोनोसैकेराइड के अणु मिलते हैं तब इसे हम ट्राइसैकेराइड के नाम से जानते हैं। डाइसैकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि शर्कराएँ आती हैं। सुक्रोज, इसका निर्माण 1 ग्लूकोज अणु और 1 फ्रक्टोज अणु से होता है। इसे हम पादप शर्करा के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि यह शर्करा पादपों में पाई जाती है। जैसे कि गन्ने में, केन शुगर में भी यही शर्करा मिलती है और गन्ने में इसकी मात्रा 10 से 15% तक होती है। दूसरा आता है माल्टोज। ये प्रायः मीठे फलों में पाई जाती है। इनका निर्माण ग्लूकोज के 2 अणुओं के संघनन से होता है। 2 ग्लूकोज अणुओं के संघनन से निर्मित होने के कारण ही इसे हम डाइसैकराइड के नाम से जानते हैं। माल्टोज को हम माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं और ये मुख्य रूप से अंकुरित बीजों अर्थात जर्मिनेटिंग सीड्स में पाई जाती है। तीसरी है लैक्टोज। ये सामान्य दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर कहलाती है। यह एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज के संघनन से निर्मित होती है। लैक्टोज शर्करा जंतु शर्करा है जो कि जंतुओं में पाई जाती है और इसे हम, जैसा कभी बताया हमने, मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। अगला पार्ट आता है ट्राइसैकराइड्स का। नाम से स्पष्ट है कि ट्राइसैकराइड 3 मोनोसैकराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि रैफिनोज एक प्रकार की ट्राइसैकराइड या ट्राइसैकराइड शर्करा होती है, जिसे कि रैफिनोज जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। शर्करा में अगला पार्ट आता है पॉलीसैकराइड्स का। पॉलीसैकराइड नाम से स्पष्ट है कि पॉलीसैकराइड्स मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड्स के बहुलक होते हैं और ये जल में अघुलनशील तथा स्वाद विहीन होते हैं। इसे शर्करा नहीं कहते हैं। यह भी 2 प्रकार की होती है। जैसे पहला है होमोपॉलीसैकराइड। ये समान प्रकार के मोनोसैकराइड से बनता है, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, एनुलिन। ये सभी होमोपॉलीसैकराइड्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसैकराइड। ये विभिन्न प्रकार के मोनोसैकराइड के अणुओं से मिलकर बनी होती है, अर्थात ये 2 या अधिक प्रकार के मोनोसैकराइड या डाइसैकराइड अणुओं के बहुलीकरण से बनते हैं। ये जीवों की बाह्य कोशिकीय अवलंबन अर्थात एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट देते हैं, जैसे कि म्यूसिन, काइटिन, पैक्टिन, अगार तथा हेमिसुलेलेज हेट्रोपॉलीसैकराइड शर्करा के अंतर्गत आते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण भी जानना जरूरी है, जैसे कि स्टार्च यानी मंड, ये माइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। दूसरा आता पैक्टिन, यह कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का मुख्य घटक है। खाद्य पदार्थों में पैक्टिन का जेली के रूप में तथा मुरब्बे के रूप में प्रयोग होता है। तीसरा आता लिग्निन, ये पॉलीफिनॉल का बहुलक है। इसकी उपस्थिति से ही कोशिका भित्ति अधिक मजबूत होती है। कार्बोहाइड्रेट के कार्यों की बात की जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप जैसा कि जान चुके हैं कि यह सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। स्टार्च पौधों में तथा ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित ईंधन स्रोत के रूप में होते हैं। आर्थ्रोपोड जंतुओं का बाह्य कंकाल काइटिन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इस तरह से आपने बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की। अब इसी बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत अब हम आपको बताने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। जीवधारियों के शरीर के मुख्य घटकों में से प्रोटीन
भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जीव शरीर की कोशिकाओं के विलेयों के अणुओं में प्रोटीन्स के अणुओं की संख्या तथा संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विविधता भी होती है। प्रोटीन्स सजीव कोशिकाओं के भार का लगभग 12 से 14% होता है तथा शुष्क और मृत कोशिकाओं का लगभग 50 से 75% भाग बनाते हैं। विभिन्न सजीवों में प्रोटीन की संख्या में बहुत अंतर होता है। जैसे जीवाणु के एक कोश की शरीर में लगभग 1000 से 3000 प्रोटीन अणु होते हैं और स्तनधारियों में लगभग 10,000 प्रकार के प्रोटीन अणु एवं मानव में लगभग 50,000 या इससे भी अधिक प्रोटीन के अणु होते हैं। कोशिका के प्रत्येक भाग, उनकी संरचना एवं उपापचयी प्रक्रिया में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। इस कारण इन्हें अमीनो अम्लों के बहुलक भी कहा जाता है। ये अमीनो अम्ल आपस में एमाइड बंध या पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह COOH ग्रुप तथा दूसरे अमीनो अम्लों के अमीनो समूह NH2 के बीच बनता है। प्रोटीन के निर्माण के लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर स्ट्रक्चरल रूप में देख सकते हैं। पहला अमीनो अम्ल है जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप है और अमीनो एसिड दूसरा है जिसका NH2 ग्रुप है। यहाँ से H2O निकल जाता है और दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने वाला जो बंध है पेप्टाइड लिंकेज, जिसको सर्किल में दिखाया गया है, और इस प्रकार से दो अमीनो एसिड मिल करके डाईपेप्टाइड बना लेते हैं। प्रोटीन को हम क्लासीफाई करना चाहें तो प्रोटीन्स को हम 3 तरह से बांट सकते हैं: सरल प्रोटीन, जटिल प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन, इसके निर्माण में केवल अमीनो अम्ल ही भाग लेते हैं और ये सरल प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। पहली कहलाती है गोलाकार प्रोटीन, और जैसे एल्बुमिन अंडों और दुधित प्लाज्मा में होती है, सभी एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ग्लोबिन जो कि हीमोग्लोबिन की प्रोटीन होती है, मायोग्लोबिन जो पेशियों की प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, ग्लूटेनिन्स जो अनाज में पाई जाने वाली प्रोटीन है, प्रोलेमिन्स जो दालों की प्रोटीन्स है, और दूसरी आती हैं तंतुवत प्रोटीन। ये जीवों के शरीर संरचना के निर्माण में भाग लेती हैं, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन, ये पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। फाइब्रिन रुधिर के थक्कों में, कोलेजन, इलास्टिन एवं रेटिकुलिन, केराटिन ये कि सींगों में, नाखूनों में, पंखों और त्वचा की प्रोटीन होती हैं, जबकि फाइब्रोइन रेशम में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। दूसरा आता है जटिल प्रोटीन। इनमें सरल प्रोटीन के अणु के साथ अन्य नॉन प्रोटीनस पार्ट भी जुड़ा रहता है। इस अप्रोटीन वाले भाग को हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। इनमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में न्यूक्लिक अम्ल होता है, जैसे कि क्रोमैटिन और राइबोसोम। दूसरा आता है क्रोमोप्रोटीन। इनमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में वर्णक पाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम और राइबोफ्लाविन ये सभी प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन्स के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है लाइपोप्रोटीन।
इनमें वसा अणु प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है, जैसे लाइपोविटारिन जो कि अंडे की जर्दी में होती है। चौथी आती है ग्लाइकोप्रोटीन। इनमें प्रोस्थेटिक समूह कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं, जैसे कि म्यूसिन, जठरी एवं आंतरिक स्राव तथा हिपैरिन। और तीसरी होती हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ये आधे अधूरे प्रोटीन अणु होते हैं, जैसे प्रोटीएजेज, पेप्टोज और पेप्टाइड। ये सभी डेरिवेटिव प्रोटीन्स के नाम से जानी जाती हैं। कुछ और प्रोटीन जो प्रमुख रूप से होती हैं उनमें अल्फा केराटिन। ये कशेरुकी जंतुओं के शल्क, पंजे, नाखून पर, पंख, रोम, ऊन और कछुओं के खोल तथा सींग में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। जबकि बीटा केराटिन रेशम के फाइब्रोइन प्रोटीन के अणु और मकड़ियों के जालों के रेशमी धागों में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। कोलेजन ये संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों तथा दांतों में पाई जाने वाली होती है। साइटोक्रोम सी यह आयरन युक्त गोलाकार प्रोटीन होती है। इलास्टिन यह कोलेजन जैसी प्रोटीन होती है, परंतु इसके ट्रोपोइलास्टिन तंतुकों में रबर की भांति दोनों ओर से खिंचाव सहने की क्षमता होती है, अर्थात इलास्टिन प्रोटीन लचीले होते हैं, लेकिन खिंचाव समाप्त होने पर ये वापस अपनी मूल दशा में आ जाते हैं। ये जंतुओं के लिगामेंट्स तथा अन्य लचीले ऊतकों में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन ये आरबीसी की अभिगमित प्रोटीन होती है और इम्यूनोग्लोबिन जी यह इम्यून तंत्र का महत्वपूर्ण गोलाकार प्रोटीन होता है। राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज जिसको हम रोबिस्को RUBISCO के नाम से जानते हैं, यह पौधों में मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो कि कार्बन स्थिरीकरण क्रिया के दौरान RUBP का कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया का उत्प्रेरण करके 3PGA फास्फोग्लिसिक एसिड बनाता है। इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रोटीन्स के बारे में जानकारी हासिल की। अब आता है प्रोटीन के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की रिपेयरिंग करना। लगभग जितने भी एंजाइम होते हैं वह सभी प्रोटीन के ही बने होते हैं। थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन ये रुधिर की प्रोटीन हैं, जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने में सहायता पहुंचाती हैं। इसी के कारण रुधिर का थक्का बड़ी आसानी से बन जाता है। एक्टिन और मायोसिन ये संकुचन प्रोटीन होती हैं, जो सभी कंकाली पेशियों के संकुचन में भाग लेती हैं। रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन होता है और कुछ हार्मोन जैसे कि अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन तथा अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित इंसुलिन हार्मोन ये शुद्ध प्रोटीन के ही बने होते हैं। एंटीबॉडीज तथा इम्यूनोग्लोबिन जो कि शरीर की सुरक्षा करती हैं, ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। तो आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से हमने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी हासिल की। उनमें से कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और प्रोटीन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बने होते हैं और कौन सी प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है और प्रोटीन का जीव शरीर में क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की। अगले वीडियो के माध्यम से हम जैविक अणु या बायोमॉलिक्यूल्स में ही न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।